दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है नदियों के सोने चांदी के लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले सुंदरपुर नाम के गांव में शिल्पा नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही ज्यादा भोली लड़की थी। उसे किसी भी बात का कोई लालच नहीं था। वो गांव में अकेली रहकर अपने एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर खेती करके अपना जीवन गुजारती थी। शिल्पा के भोलेपन का सभी लोग बहुत आसानी से फायदा उठा लिया करते थे और अपने सारे काम उससे करवाया करते थे। एक दिन बिट्टू नाम का एक 8 साल का छोटा सा बच्चा शिल्पा को खेत की तरफ जाते हुए देखता है। अरे वाह, लगता है शिल्पा दीदी खेत की तरफ जा रही हैं। अगर मैं अभी जोर से रोऊंगा और ये बहाना बनाऊंगा कि मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मेरा खेत तक जाना जरूरी है, तो वो जरूर मुझे उठाकर लेकर जाएंगी और ऐसे मेरे रिक्शे के पैसे भी बच जाएंगे, जिनसे मैं बाद में मिठाइयाँ और कोल्ड ड्रिंक पी लूंगा। बिट्टू ये सोचकर वहीं नाटक करके बैठ जाता है और ड्रामा करते हुए जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ, कोई मेरी मदद करो। बिट्टू के रोने की आवाज सुनकर शिल्पा उसके पास जाती है और उससे बोलती है, अरे क्या हुआ बिट्टू, क्या हुआ तुम्हारे पैरों में? शिल्पा दीदी, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे उठाकर मेरे आम के बगीचे तक ले चलो ना। अरे हाँ, क्यों नहीं। बिट्टू, आओ मेरी गोद में बैठ जाओ। लेकिन आपका खेत तो दूसरी तरफ है ना, मुझे लेकर आपको उल्टा जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं बिट्टू, मैं तुम्हें छोड़कर फिर अपने खेत में चली जाऊंगी। इतना कहकर शिल्पा बिट्टू को अपनी गोद में लेकर उसे उसके आम के बगीचे तक छोड़ देती है और फिर वापस अपने खेत में चली जाती है। शिल्पा का भोलापन देखकर बिट्टू सोचता है, बेचारी शिल्पा दीदी, अगर ये ऐसे ही रहेंगी तो पता नहीं ये कैसे जिएंगी। बिट्टू की तरह गांव के बाकी लोग भी उसके भोलेपन का फायदा उठाकर कभी उससे घर का सामान मंगवाते तो कभी उससे अपने खेतों में काम करवाया करते थे। इसी तरह वो शिल्पा को बेवकूफ बनाकर उससे बहुत सारे काम करवाते थे, लेकिन कोई भी शिल्पा की परवाह नहीं करता था। कोई उससे ये नहीं पूछता था कि वो कैसी है। सभी गांव वाले उससे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही बात करते थे। इस कारण शिल्पा को अपने खेत में काम करने के लिए भी कोई समय नहीं बचता था। अरे नहीं, आज का भी दिन पूरा बीत गया। कल मुझे अपने खेत में भी काम करना होगा, क्योंकि बारिश तो कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी और मैंने तो अभी तक बीज भी नहीं बोए। कल ही मैं ये सारा काम खत्म कर दूंगी, वरना इस साल की फसल तो नहीं मिलेगी मुझे। ये सोचते हुए शिल्पा अगले दिन काम करने का फैसला करके सो जाती है। लेकिन अगले दिन शिल्पा के नींद से जागने से पहले ही जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। इस वजह से वो अपने खेत में उस दिन भी बीज नहीं बो पाती। शिल्पा इंतजार करती है कि कब बारिश रुकेगी, लेकिन बारिश तो लगातार कई दिनों तक नहीं रुकती। इसी तरह एक दिन वो नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगती है। तब उसे उस नदी में कुछ चमकती हुई चीज नजर आती है। शिल्पा उसे उठाती है और देखती है कि वो एक सोने का चमचमाता हुआ लहंगा था। अरे वाह, ये तो सचमुच में सोने का लहंगा है। लेकिन नदी में सोने का लहंगा मिलना तो आश्चर्य की बात है। सोने के लहंगे को देखकर
शिल्पा अपने मन में ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके पास एक परी बूढ़े बाबा के अवतार के रूप में उसके पास आती है और कहती है, बेटी कृपया करके कुछ पैसे दे दो बेटी, बूढ़ा हो गया हूँ। बेटी की शादी के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, बहुत गरीब हूँ बेटी। अरे दादाजी, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। हाँ, लेकिन ये सोने का लहंगा है, आप ये ले लीजिए। अगर आप इसको बेचोगे तो आपको इससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और इन पैसों से आप खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी करवा सकती हैं। इतना कहकर शिल्पा वो सोने का लहंगा उन बूढ़े बाबा को दे देती है। जीते रहो प्यारी बच्ची। इतना कहकर वो बूढ़े बाबा वहाँ से चले जाती हैं। फिर वही परी एक छोटी सी बच्ची के रूप में शिल्पा के पास आती है। अरे दीदी, क्या आप भी सोने और चांदी के लहंगे लेने रोज इसी नदी के पास आती हो? नहीं तो, मुझे तो बस आज ही एक सोने का लहंगा मिला। मुझे तो पता भी नहीं था कि इस नदी में सोने और चांदी के लहंगे मिलते हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता? ये एक रहस्य है, मेरे अलावा किसी को नहीं पता कि ये नदी सोने और चांदी के लहंगे की नदी है। चलो चलो, चलकर और सोने और चांदी के लहंगे ढूंढते हैं। इतना कहकर दोनों नदी में छलांग लगा देती हैं और नदी में उनको बहुत सारे सोने और चांदी के लहंगे मिलते हैं। नदी से बाहर आकर वो बच्ची सभी सोने और चांदी के लहंगे को इकट्ठा करती है। दीदी, इतने सारे सोने और चांदी के लहंगे के साथ आप क्या करोगी? मैं तो इसे बेचकर अपना जीवन खुशी से जीऊंगी। नहीं, बिना मेहनत किए आया हुआ कोई भी धन मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर आपने मेरे साथ इतनी मेहनत करके नदी से ये सोने और चांदी के लहंगे को क्यों निकाला? क्योंकि मैं इन लहंगों को अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को और जरूरतमंद लोगों को दे दूंगी। मैं वैसे भी अकेली रहती हूँ और इतने सारे सोने और चांदी के लहंगे मेरे किसी काम के नहीं हैं। इसीलिए मैं ये सब उन्हें दे दूंगी। इसके बाद वो बच्ची शिल्पा को नदी के आखिरी हिस्से तक लेकर जाती है, जहाँ नदी के ऊपर सिर्फ सोने और चांदी के लहंगे ही तैर रहे थे। उसे देखकर शिल्पा हैरान हो जाती है। बाप रे, यहाँ तो बहुत सारे सोने और चांदी के लहंगे हैं। ये पूरी नदी सिर्फ सोने और चांदी के लहंगों से चमक रही है। शिल्पा के सिर्फ इतना कहते ही वो छोटी सी बच्ची अपने परी के रूप में आ जाती है और शिल्पा दंग रह जाती है और उस परी को देखकर कुछ बोल ही नहीं पाती। शिल्पा, आज से सोने और चांदी के लहंगे की नदी की तुम ही मालकिन हो और तुम ही इसकी हकदार हो। गरीब लोगों की मदद करना और तुम्हारा सबके लिए प्यार, उसके आगे ये सोने और चांदी के लहंगे की नदी कुछ भी नहीं है। तुम बहुत भोली और अच्छी लड़की हो। आज से इस नदी की देखभाल तुम ही करोगी और इस नदी के सारे सोने और चांदी के लहंगे भी तुम्हारे ही हैं। इस गांव का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद शिल्पा सोने और चांदी के लहंगे की नदी की मदद से सारे गांव वालों की मदद करने लगती है और सबकी देखभाल करती है। एक दिन उसके पास पड़ोसी राज्य का राजकुमार आता है और उससे शादी के लिए कहता है। हे शिल्पा, तुम बहुत सुंदर, नेक और भोली लड़की हो। मैं पड़ोसी देश का राजकुमार हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर शिल्पा बहुत खुश होती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों में शिल्पा की राजकुमार से शादी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो गांव वालों की मदद करना बिल्कुल भी नहीं भूलती। कुछ दिनों में शिल्पा की एक बहुत सुंदर सी बेटी होती है
जिसका नाम वो दोनों स्वरा रखते हैं। और वो दोनों अपनी बेटी के साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी से गुजारने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में श्रुति अपने पिता दिनेश और अपनी माँ शालिनी के साथ हंसी खुशी से रहती थी। श्रुति के माता पिता श्रुति से बहुत प्यार करते थे और उसके पिता मेहनत करके अपना और पूरे घर का खर्चा उठाया करते थे। श्रुति के पिता दिनेश एक टैक्सी ड्राइवर थे और श्रुति की माँ शालिनी घर में ही रहकर घर का पूरा काम संभालती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सुबह सुबह श्रुति, जल्दी से अपने पापा के लिए नाश्ता बना दे, उन्हें काम पर जाना है। हाँ माँ, बस नहा कर आ रही हूँ और पापा तो अभी तक सो रहे हैं। अब क्या करें, बेचारे दिन रात टैक्सी चलाते हैं, तब जाकर कहीं इस घर के खर्चे पूरे हो पाते हैं। थोड़ी देर बाद श्रुति के पिता जाग जाते हैं और शालिनी को पुकारने लगते हैं। शालिनी, ओ शालिनी, जल्दी से पानी गर्म करके दे दो, मुझे 1 घंटे में रेलवे स्टेशन पहुंचना है। 1 घंटे के बाद ट्रेन आने वाली होगी, वहाँ पर बहुत सारी सवारी मिल जाएगी। अरे जी, मैंने पानी गरम कर दिया है, आप जल्दी से जाकर नहा लीजिए, तब तक श्रुति आपके लिए नाश्ता बना देगी। भाग्यवान, तुम कितनी अच्छी हो, मेरे बिना बोले ही तुम सारा काम पहले से ही करके रखती हो। अरे नहीं जी, आप भी तो दिन रात मेहनत करते हैं, तो मेरा तो इतना फर्ज बनता ही है। हाँ शालिनी, बस श्रुति बेटी की शादी हो जाए, फिर सारी टेंशन ही दूर हो जाएगी। इतने में श्रुति वहाँ आ जाती है। क्या पापा, आप भी ना, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, शादी में कितना सारा पैसा खर्च होता है, हम लोग इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे। उसकी चिंता तुम मेरे ऊपर छोड़ दो बेटा, मेरी प्यारी बिटिया के लिए कहीं न कहीं से मैं इंतजाम कर ही लूँगा। श्रुति मुंह लटकाकर किचन में पापा के लिए नाश्ता बनाने चली जाती है। शालिनी, मैंने श्रुति के लिए एक अच्छा सा लड़का देख रखा है, आज शाम में उससे घर जाकर बात कर लूँगा। आपको जैसा ठीक लगे, अब सब कुछ आप ही को तो करना है। श्रुति के पिता नाश्ता करके अपनी टैक्सी लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। दिन भर टैक्सी चलाने के बाद शाम होते ही श्रुति के पिता लड़के वालों के घर पहुंच जाते हैं। नमस्ते बहन जी, मैं श्रुति का पापा हूँ। उस दिन मैंने आपसे रिश्ते की बात की थी ना? अरे हाँ, आइए आइए भाई साहब, बैठिए और सुनाइए, घर में सब कैसे हैं? जी सब ठीक है। मैं सोच रहा था कि अगर एक बार आप श्रुति को देखने हमारे घर आ जाते तो हम लोग इसी गर्मी में शादी कर देते। अरे बिल्कुल, हम लोग तो कल ही आपके घर लड़की देखने आ जाएंगे। उसके बाद श्रुति के पापा वापस अपने घर आ जाते हैं। शालिनी, अरे ओ शालिनी, जल्दी से बाहर आओ। अरे क्या हुआ जी, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? शालिनी, कल लड़के वाले श्रुति को देखने हमारे घर आ रहे हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। रात बहुत हो चुकी थी, सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह होते ही घर की तैयारियों में सभी जुट जाते हैं। अरे श्रुति, तू अभी तक तैयार नहीं हुई, लड़के वाले आते ही होंगे, जा जल्दी से नई साड़ी पहन ले। थोड़ी देर बाद लड़के वाले श्रुति को देखने आ जाते हैं। कुछ देर तक खाना पीना चलते रहता है। उसके बाद लड़के की माँ कहती है, हमें श्रुति जैसी सुंदर और संस्कारी बहू ही चाहिए थी, अब वो भी मिल गई, तो अगले महीने ही शादी तय कर लेते हैं। पर समधन जी, वो दहेज। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, श्रुति हमारी बहू नहीं बल्कि हमारी बेटी बनकर रहेगी, हमें तो बस बहू ही चाहिए, कोई दहेज नहीं। इसके बाद रिश्ता तय हो जाता है और अगले महीने शादी की तारीख पक्की हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है
और शादी से ठीक 3 दिन पहले श्रुति के पापा शालिनी से कहते हैं, शालिनी, मैंने लगभग सारी तैयारी पूरी कर दी है, पर मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं और श्रुति के लिए एक अच्छा सा लहंगा भी तो लेना है। समझ नहीं आ रहा श्रुति के लिए एक लहंगा कैसे खरीदूं। अरे जी, हो सके तो किसी से उधार ले लो, बाद में लौटा देना। श्रुति के पिता अपने बहुत सारे दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे उधार मांगते हैं, पर कोई भी उन्हें पैसे नहीं देता। वो बहुत निराश हो जाते हैं और रात को अपनी टैक्सी लेकर अपने घर वापस आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बूढ़ी औरत टैक्सी के पास पहुंचकर कहती है, बेटा, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और मुझे बहुत दूर जाना है। क्या तुम मुझे वहाँ तक छोड़ सकते हो बेटा? अरे कोई बात नहीं अम्मा जी, आप टैक्सी में बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। श्रुति के पिता उस बूढ़ी औरत को उसके घर तक छोड़ देते हैं, लेकिन टैक्सी से उतरते ही वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत परी के रूप में बदल जाती है। अरे कौन हो तुम? घबराओ मत, मैं एक परी हूँ और उस रास्ते पर भेष बदलकर मैं सभी लोगों की परीक्षा ले रही थी। तुम्हारे अलावा किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? परी जी, 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, लेकिन शादी में पहनने के लिए उसके पास कोई लहंगा नहीं है। अगर आप मुझे एक लहंगा दे दें तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। दिनेश के इतना बोलते ही परी अपने जादू से एक लहंगा प्रकट करके श्रुति के पिता को दे देती है। ये एक जादुई लहंगा है। इसे पहनने वाली दुल्हन अपने आप बहुत सुंदर हो जाएगी और उसकी सारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। इतना कहते ही परी वहाँ से गायब हो जाती है। श्रुति के पिता वो लहंगा लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं और सारी बात श्रुति और शालिनी को बताते हैं। दिनेश के मुंह से ये बातें सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। शादी के दिन श्रुति वो लहंगा पहन लेती है। जादुई लहंगा पहनते ही श्रुति पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और उसके हाथों में सोने की चूड़ियाँ आ जाती हैं और सारा घर बहुत सुंदर सा सज धज जाता है। जादुई लहंगे के कारण तरह तरह की मिठाइयाँ और खाने प्रकट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ बारात आ जाती है और बहुत धूमधाम से श्रुति की शादी हो जाती है। श्रुति अपने ससुराल पहुँच जाती है। ससुराल में श्रुति को देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि उससे सुंदर दुल्हन और उसका लहंगा आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। शादी के अगले दिन ससुराल में श्रुति उस जादुई लहंगे की मदद से बहुत ही यमी खाना बनाती है। वाह बेटा, कितना टेस्टी खाना बनाया है तुमने। मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। उस दिन के बाद श्रुति अपने जादुई लहंगे की मदद से घर के सारे काम आराम से करने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अब श्रुति अपने ससुराल में सबकी लाडली बन गई थी। इसलिए श्रुति की नंद सूजी उससे जलने लगती है। एक दिन मौका लगते ही श्रुति की नंद श्रुति के कमरे में पहुंच जाती है। आज इसकी सभी साड़ियाँ और सूट फाड़ देती हूँ। इसे मजा चखाना ही होगा। बहुत सबकी लाडली बनी फिरती है ना। सूजी जैसे ही श्रुति की अलमारी खोलती है, उसे श्रुति का जादुई लहंगा दिखाई देता है। अरे ये तो वही लहंगा है जो उसने अपनी शादी में पहना था। आज इसका खेल खत्म ही कर देती हूँ। श्रुति की नंद जैसे ही वो लहंगा उठाती है, उसे बहुत तेज करंट लगता है। श्रुति की नंद उस लहंगे को वहीं फेंक देती है और चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वो कभी भी श्रुति के कमरे में जाने की हिम्मत नहीं करती। जादुई लहंगे की मदद से
श्रुति खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती है और गरीबों में दान भी करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।